नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में, दूसरा है जो नियमितीकरण अपडेट है उसके बारे में, तीसरा में बात करेंगे आरक्षण पर फिर से सरगर्मी और बयानबाजी चालू हो गई है उसके बारे में, चौथा जो है एसआई भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षित पद दिए जाने की संभावना है उसके बारे में बात करेंगे, और एक ज्ञापन और सौंपा गया है कि जो विभागीय कर्मी हैं एसआई भर्ती में उनको जो है 20 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर में सिलेक्शन ले लिया जाए, ऐसा एक एमएलए के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 12,489 शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों, यहाँ पे लोक शिक्षण संचालनालय जो रायपुर है उसके द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया है समस्त जो शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके लिए कि आप जो है ई संवर्ग और टी संवर्ग में जितने भी रिक्त पद हैं अलग अलग, एक हाई स्कूल और प्राइमरी के लिए, उनका पूरा डेटा हमको भेजें ताकि हम जो है आगे अग्रिम कार्यवाही कर सकें भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले वीडियो वगैरह अपडेट देखे थे वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि शिक्षक भर्ती का क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और हो सकता है दोस्तों अभी 2 दिन पहले एक आंदोलन भी हुआ है, एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ है रायपुर बूढ़ा तालाब में शिक्षक भर्ती के लिए, तो हो सकता है ये उसका रिजल्ट भी हो, क्योंकि जब जब कुछ प्रदर्शन हुआ है अभ्यर्थियों द्वारा या तो फिर जो ट्विटर कैंपेन चला है, तब जो है कुछ ना कुछ अपडेट हमको देखने को मिलता है। हमारे एसआई भर्ती में भी वही हुआ था। सबसे पहले जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो एक भीख मांगने वाला आंदोलन हुआ, उसके बाद से जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि हम नए पद बढ़ाएंगे और ये वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है फिर से आंदोलन हुआ, तब जाके हमारा हाइट चेस्ट मेजरमेंट हुआ था, उसके बाद फिर से ट्विटर कैंपेन चला था, तब जाके भी प्री एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी आंदोलन या प्रदर्शन होता है उसका एक सकारात्मक हमको जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, और कुछ ना कुछ हमको अपडेट निकल के सामने आ जाती है। हो सकता है उसको शांत कराने के लिए बोला गया हो कि हम जल्दी लेंगे, अब ये तो विभाग ही जाने, लेकिन अच्छी खबर है कम से कम एक्चुअल जो डेटा है वो जो है पहुँच जाएगा लोक शिक्षण संचालनालय में, जिसके बाद जो है भर्ती का सिलसिला जैसे आरक्षण क्लियर होती है तो हमको देखने को मिल सकती है। तो शिक्षक भर्ती वाले लोग रेडी रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये भर्ती तो आनी है दोस्तों, क्योंकि सभी लोग पूछते हैं, इस पर कमेंट करते हैं। इसको स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने ही बयान में बोला है, तो ये भर्ती को तो नहीं रोक सकता है। ठीक है, कुछ न कुछ करके उसको लिए ही जाना है। अगला हम लोग बात करते हैं संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मी की नियमितीकरण अपडेट। यहाँ पे जो है एक एमएलए है जिसका नाम है प्रीतम राव। ठीक है, प्रीतम राव एमएलए ने जो है अभी जो बजट सत्र चल रहा है वहाँ पे एक सवाल किया है कि क्या नियमितीकरण के लिए जो है कोई कमेटी समिति जो है गठित की गई है, और कौन कौन से उसके लिए जो है आप नियमितीकरण के लिए क्या आइडिया जो है अपना रहे हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल थे जिस पर भूपेश बघेल ने जवाब दिया है, और ये सवाल करना बनता था दोस्तों, क्योंकि मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं, मैनिफेस्टो में बोला गया था कि वहाँ पे जो संविदा कर्मी हैं या दैनिक वेतन भोगी हैं उनको जो है नियमितीकरण दिया जाएगा, उनका छटनी नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, और कई लोग जो है निकाले भी जा चुके हैं, क्योंकि संविदा कर्मी 3 साल के लिए रहता है, कोई गेस्ट लेक्चरर रहते हैं तो साल भर के लिए रहते हैं जो दैनिक वेतन भोगी रहते हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मी कहने का मतलब होता है जैसे गेस्ट लेक्चरर वगैरह होते हैं, पर डे उसको सैलरी दिया जाता है उसके लेक्चर के अकॉर्डिंग कितने लेक्चर वो ले रहा है, तो वो सारे जो है दैनिक वेतन भोगी कर्मी के अंतर्गत आते हैं। लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, इन सारी चीज़ों को, सहायिका, ये सब को मिला करके लगभग 5 लाख से ज़्यादा कर्मी हैं, और सभी परेशान हैं। इसके लिए भी आंदोलन हुआ है, जिस पर भूपेश बघेल जी ने एक छोटा सा जवाब दिया है डायरेक्टली कि हमने इसके लिए जो है कमेटी गठित की है, और 24 विभाग हैं उसके तरफ से हमारे पास जो है आंकड़ा है कि कितने जो है कर्मी हैं जो संविदा पद पर हैं या दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं। 22 विभाग का जो है अभी हमारे पास डेटा आना बाकी है, और हम नियमितीकरण करेंगे, लेकिन हालांकि समय सीमा तय नहीं है कि कब तक हो सकती है। तो ये दो तरफा, जैसे कि वो 2 टूक बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जवाब दिया गया है कि समय सीमा जो है तय नहीं है। ठीक है, अब कुछ समय बाद चुनाव आने वाली है, जब समय सीमा तय ही नहीं है कब तक किया जाएगा तो फिर तो कुछ कह ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कथनी और करनी में उनका फ़र्क है, वो 2 टूक बात हमेशा करते आ रहे हैं, चाहे आरक्षण वाला बात हो या किसी एग्ज़ाम के लिए जब सवाल किया गया हो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में। तो मेरे को नहीं लगता ये अभी फ़िलहाल हो पाएगी। फिर भी अब वो तो प्रेशर में आ गए, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 5 लाख है, आने वाले समय में चुनाव भी है, तो देखना ये होगा कि क्या नियमितीकरण कर पाते हैं या नहीं भूपेश बघेल जी।
तीसरा बात करते हैं आरक्षण पर फिर से सरगर्मी जो है बढ़ रही है, अपनी आप बयानबाजी जो है चालू हो गया है जो मंत्रिमंडल है, नेता है उनके द्वारा। ठीक है, पहले तो आप ये कवासी लखमा जी का जो है एक क्लिप देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। हमारा उम्मीद है कि बॉयज को देख के, गरीब लोगों को देख के, आदिवासी लोग हिंदुस्तान में सबसे गरीब होते हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, उनको सहानुभूति विचार करने का उम्मीद पूरा है। सभी लोग जाके मिले, निवेदन करें। हम कानून को भरोसा करते हैं, महात्मा गांधी के रास्ता में चलने वाले लोग हैं। आरएसएस वाले जुड़िए, आरएसएस ना संविधान को मानता है ना कानून को मानता है। आदिवासी विधायक ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हम सब विधायक इस विषय को लेकर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, निवेदन करेंगे और जो ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो पिछला हमारा आरक्षण विधेयक अटका हुआ है उसको जारी करने के लिए, स्वीकृति देने के लिए हम बहुत निवेदन भी करेंगे। तो जैसा कि वीडियो क्लिप देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे जो है बातें किया जा रहा है, फिर से जो आदिवासी एमएलए हैं वो जाके राज्यपाल महोदय से जो है अनुरोध करेंगे कि 76% जो है लाया जाए आरक्षण जो है। तो जो राज्यपाल महोदय हैं वो भी हाल ही में अभी नए बने हैं, उनको तो पता ही है कि क्या करना है और क्यों जो है यहाँ का राज्यपाल बदला गया है और छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, उनको सारी चीज़ें पता है। उसको तुरंत आके साइन करना था, तो शपथ तो वो ले चुके हैं, साइन कर सकते थे। अभी भी फाइल राज्यपाल महोदय के पास है, तो उनके पास जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये सब सारी जो है टाल मटोल वाली चीज़ें हैं। ठीक है, वो अपनी जो है राजनीति मुद्दा बनाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। अब होगा या नहीं होगा तो अंतिम सुनवाई 22-23 को ही पता चलेगा। ये सारी चीज़ें फिजूल है, जो लोग नेता लोग भाषण दे रहे हैं। इसका एक और बयान था, इससे पहले बयान देने में जो है माहिर हासिल है इसको कवासी लखमा जी को। उन्होंने कहा था कि हम यदि 76% नहीं कर पाते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा कब दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है चुनाव का समय आ गया है, 4 ही 5 महीना तो आपका बचा है, उसके बाद चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता, तब इस्तीफा आप कहाँ दोगे आप, है नहीं। तो यहाँ पे बयानबाजी पे मत जाइएगा, जो होगा 22-23 को ही पता चलेगा। अभी कोई श्योर नहीं है, उन लोग कितना भी बयानबाजी करें। ठीक है, अगला बात करते हैं एसआई भर्ती में महिलाओं को जो है 33% आरक्षित पद होने की संभावना है। आप न्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जो है हमारे यहाँ 30% आरक्षित पद रखा जाता है महिलाओं के लिए, रिजर्व रहता है। जितने भी पद निकलते हैं कैटेगरी वाइज भी बात करें तो उसका 30% आरक्षित पद रहता है महिलाओं के लिए, उसको 33% करने जा रही है। इसको सिंपल से हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे जो है 33% हो जाने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा भी एसआई भर्ती में। पुलिस विभाग में जो पदोन्नति होगी और जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें 33% दिया जाना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अभी एग्जाम्पल के तौर में कोई पोस्ट ले लेता हूँ, संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए 200 पद है किसी भी कैटेगरी में, मान लीजिए एसटी कैटेगरी में है। ठीक है, 200 पद है कैटेगरी वाइज। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 200 पद है, इसमें 30% हम ले लेते हैं जो आरक्षण मिलता था अभी तक जो मिलता है उसको। ठीक है, तो इसका 60 पद जो है आरक्षित रहेगा महिलाओं के लिए 30% में, 200 में। ठीक है, अब इसके यदि हम 20 गुना लेते हैं, यदि एसआई प्री की बात कर रहे हैं तो 20 गुना में हो जाएगा 20 × 0 20 छक्के 120। ठीक है, अब 3% इसमें और बढ़ जाएगा तो देखिए कि कितना फर्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यदि हम इसका 3% निकालते हैं तो कितना होता है, 6 पद हो रहा है। ठीक है, 6 गुणा यदि 20 गुना हम इसमें और कर देते हैं तो 120 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस 120 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो जाएंगे एक ही कैटेगरी में। सिर्फ एसटी की बात करें, ऐसी सभी कैटेगरी में जितने भी पद रहेंगे उसका एक्स्ट्रा पद बढ़ेंगे। जैसे 200 पद है तो 120 कैंडिडेट और सेलेक्ट हो जाएंगे, और उतने में पहुंचते तक सोचो बीच में जनरल कैटेगरी के मेल फीमेल रहेंगे, ओबीसी कैटेगरी के मेल फीमेल और एससी कैटेगरी के मेल फीमेल रहेंगे, यानी 1,500-2 हज़ार अभी तक जितना भी अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें जो है 1 से 1,500-2 हज़ार संख्या और बढ़ जाएगी, यानी कि जिसका ज़्यादा रैंक है उनका भी यहाँ पे चयन हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो बॉयज़ है जिसका आकलन किया जा रहा है उसकी संख्या थोड़ी सी घट सकती है। मैं दोनों तरफा बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बॉयज़ लोगों की संख्या अब यहाँ पे 3% इनके लिए दिया जाएगा, तो जो बॉयज़ को मिला था उसमें 3% जो है महिलाओं के हक में आ गया, तो निश्चित रूप से संख्या में भी परिवर्तन हो जाएगा बॉयज़ लोगों में। ठीक है, तो महिलाओं के लिए यह फायदेमंद है। अब चौथा बात करते हैं, क्या सच में विभागीय कर्मी का 60 अंक में प्री क्वालिफाई होगा। इसके लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो एमएलए हैं सत्यनारायण शर्मा उनके द्वारा। हो सकता है उनके पास कोई जो कांस्टेबल वगैरह हैं उन लोग गए रहे होंगे समूह बना के, तब जाके मुख्यमंत्री के लिए जो है विनय जो है
ज्ञापन सौंपा गया है कि जो लोग विभागीय कर्मी हैं यानी कि कांस्टेबल और एसआई में डाले हुए हैं उनको 60 अंक में जो है प्री निकाल दिया जाए। ठीक है, 60 अंक में प्री निकाल दिया जाए यानी कि 20 क्वेश्चन में प्री निकाल दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों कि ऐसा हो जाना चाहिए, उनको मैं बता देना चाहता हूँ आपको लिए 5% जो है आरक्षित पद अलग से रखा गया है। वो किस लिए रखा गया है, यहाँ पे हवाला दिया गया है कि हम ड्यूटीज़ देते हैं, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम में दिए हैं, 10-15 साल से सेवा कर रहे हैं, आप साइड में देख सकते हैं। तो आपको उन्हीं सभी कारणों के वजह से 5% आरक्षित पद मिल रहे हैं। ऊपर से आपको जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के होंगे वो तो मिलेगा ही। हो सकता है मेरी बातों से जो है कई लोगों को यहाँ पे बुरा लग सकता है या निगेटिव कमेंट्स आ सकता है वीडियो में, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा रियलिटी में चाहिए, उन अभ्यर्थियों के बारे में भी सोचिए। आप फ्री में निकालने के बारे में सोच रहे हैं, प्री एग्जाम फ्री में ही निकल जाए, सिर्फ बैठे हैं और निकल जाए। मैं फ्री में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप पीएससी का भी क्वेश्चन पेपर ले लो, जितना भी हार्ड है, 2017 का था, 2021 और 22 का अभी तक का पीएससी में सबसे हार्ड क्वेश्चन था, उसका भी 100 क्वेश्चन ले लीजिए, आप तुक्का लगा दीजिए, ABBB CC DDD, आपका 25 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बनता ही है सही होने का। अब इससे भी कम 20 क्वेश्चन की मांग कर रहे हैं। तो एक जनरल अभ्यर्थी है, जनरल कैटेगरी का है, उसका 50 क्वेश्चन वो सही करके आया है यानी कि 150 अंक, फिर भी उसकी जो है श्योरिटी नहीं बन रही है कि उसका प्री निकल जाएगा। अब 20 क्वेश्चन में मांग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी टाइप का लगेगा भाई। और जो 5% आरक्षित पद है उसके अलावा भी आप जिस कैटेगरी के हैं वो तो आपका आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सिर्फ ज्ञापन अभी सौंपा गया है, लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, मेरे ख्याल से नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि 20 क्वेश्चन में फ्री में ही ऐसे निकल जाए प्री, ठीक है। तो ऐसे में निकल जाता है तो फिर बेचारे इन लोग क्या करेंगे, जिसका श्योर नहीं हो रहा है, अभी 50 क्वेश्चन है, 55+ है, उन लोग का थोड़ा सा ओवरऑल रैंक कम है तो उनका हो जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे भाई फिर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन लोगों का भी जैसा प्रोसेस है आरक्षण वाइज और जो आरक्षित पद हैं उन्हीं तक लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आप अपने विचार जो है कमेंट में डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ गलत लग रही होगी, जो लोग कांस्टेबल होंगे, विभागीय कर्मी होंगे अभी, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप खुद जो है ओवरऑल अभ्यर्थी की तरह एक थोड़ा सा सोच रखिए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 60 अंक आ गया, 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, 20 को उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। जबकि आप किसी भी पेपर को लीजिए ना जिसमें निगेटिव मार्किंग ना रखें और तुक्का मार के देखिए, आसानी से 100 में से 20 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आप तो फ्री में ही मांग रहे हैं, सिर्फ बैठने के लिए आपका प्री जो है निकल जाए, आप मेंस में जो है पहुंच जाए। और यदि यहाँ पे भी हो जाता है तो मेंस में भी यही मांग कुछ न कुछ अलग तरीके से रहेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, ठीक है। तो खासकर यहाँ पे अपडेट में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो शिक्षक भर्ती वाली था, ठीक है। जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे जो है आप ये सब चीज़ की टेंशन मत लीजिए, कब आएगी क्या है, अपनी तैयारी रखें। जब आ जाएगी तो समय ही नहीं मिलेगा तैयारी करने का, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तैयारी के साथ जॉब अपडेट्स भी पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।